student. This is me, Mohammad Wali Ranjam. Student, the topic of today's discussion is free and forced oscillations. इससे पहले स्टूडेंट हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं। फ्री ऑसिलेशन नाम से ही जाहिर है एक ऐसी ऑसिलेशन जो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट के या उसके इफेक्ट के हम कहते हैं हो रही होती है, उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। A body is said to be executing free oscillation। एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो फ्री ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रही है if it oscillates with its natural frequency without the interference of external force। बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस के जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑसिलेशंस हो रही होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? फ्री ऑसिलेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम oscillates with its natural frequency। ये इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम किसी एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक पेंडुलम को, जो कि हम सिंपल पेंडुलम में पढ़ चुके हैं, जिसकी लेंथ फिक्स सपोर्ट से कहां तक होती है? सेंटर ऑफ द बॉब तक होती है। जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो हम कहते हैं ये इसकी रेस्ट स्टेट है और इस वक्त इसका इनर्शिया क्या करेगा? इसको रेस्ट पर रहने पर मजबूर करेगा। अगर आप इस पेंडुलम को यहां से पकड़ें और डिस्प्लेस करें किसी एक साइड पर, आपने एक फोर्स अप्लाई की किसके अगेंस्ट? आपने जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करनी है उसकी जो रेस्ट स्टेट है उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें? मोशन की स्टेट में। तो जैसे ही हम इसको यहां पर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो चुकी थी जिसकी वजह से ये वापस आएगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स, हम कहते हैं कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा। इसकी जो ऑसिलेशन होगी इसको हम फ्री ऑसिलेशन का नाम देंगे, क्योंकि इसमें हर दफा कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक दफा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। तो वो जो हमारे पास ऑसिलेशन होगी वो इसकी कौन सी ऑसिलेशन कहलाएगी? फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी। यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? हर पेंडुलम का एक टाइम पीरियड है जो डिपेंडेंट होता है उसकी लेंथ पर और जी की वैल्यू पर, जिसे हमने कल पढ़ा भी है, T इक्वल्स टू 2πL/G अंडर रूट। इस पेंडुलम की लेंथ क्या है और ये जहां पर मौजूद है वहां पर जी की क्या वैल्यू है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड इसका। और टाइम पीरियड ही की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जो कि इसके इक्वल है 1/T के इक्वल है। तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मुराद हमारे पास बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से,
तो इसका मतलब ये अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया ये ऑसिलेट कर रहा है। कोई भी चीज जो ऑसिलेट करती है अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स, हम उसको क्या नाम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। हम उसे कहते हैं कि वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रिस्टोरिंग फोर्स इसे एक्सट्रीम से मीन की तरफ लाती है और इसका इनर्शिया इसे मजबूर करता है कि इसने यहां पे रुकना नहीं है बल्कि दूसरी साइड पर चले जाना है, क्योंकि असल पे अगर हम देखें तो अप्लाइड फोर्स हमारी मीन से एक्सट्रीम की तरफ थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्सट्रीम से मीन तक की होगी। लेकिन इसका मतलब फिर इसे दूसरी साइड पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनर्शिया इसको मजबूर करता है। कौन सा इनर्शिया? क्योंकि अब इसकी स्टेट रेस्ट नहीं रही बल्कि ये मोशन है, तो इसका मोशन का इनर्शिया इसे मजबूर करता है कि आपने रुकना नहीं है, तो ये दूसरी साइड पर चला जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसकी बुनियाद पर हम कहते हैं? इनर्शिया पर और रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसी की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी। और फोर्स ऑसिलेशन, इसके ऑपोजिट साइड पर कौन सी ऑसिलेशंस होंगी? ऐसी ऑसिलेशन जिसमें ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यही डेफिनेशन होगी। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस if it oscillate due to an external force, वो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर ऑसिलेट करता है और वो एक्सटर्नल फोर्स हर दफा हम अप्लाई करते हैं तो वही ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगी। इसी एग्जांपल में जब आप पेंडुलम को एक साइड पर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ऑसिलेट कर रहा होगा। हर दफा जब ये आपके सामने आए और आप इसको पुश कर दें, एक फोर्स लगा दें, जब आप हर दफा इसके आपके सामने ये आए अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के बाद, तो आप इसको एक फोर्स अगर अप्लाई कर दें तो उस फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट करेगा और इस ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? फोर्स ऑसिलेशन का नाम देते हैं। बेटा इसकी सबसे एग्जाम्पल जो आसान तरीन एग्जाम्पल है जो मैं इसी पेंडुलम के हवाले से आपको यहां पर देना चाहूंगा, वो बेसिकली क्या है? वो है हमारे पास स्विंग की एग्जांपल, जिसमें एक बच्चा स्विंग पे बैठा है और उसका भाई या जो उसकी बहन है वो पीछे से उस पर फोर्स लगाते हैं। हर दफा जब वो ऑसिलेट होने के बाद अपनी एक जो ऑसिलेशन है उसे कंप्लीट करता है, तो वो जो भाई या बहन है उसे पीछे से हर दफा एक पुश लगाते हैं। हर दफा पुश लगाने की वजह से जो उसकी ऑसिलेशन है वो फोर्स ऑसिलेशन कहलाती है। इसको हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं मोशन ऑफ स्विंग। अगर हर दफा उस पर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स ऑसिलेशन, और अगर एक दफा आप लगाकर छोड़ दें और हम कहें कि वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहे विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो फ्री ऑसिलेशन हो जाएगी। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक पर दी गई हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर कहता है रनिंग ऑफ द हैवी मशीनरी। किसी भी हैवी मशीनरी की रनिंग की वजह से जो फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री होता है वो ऑसिलेट करता है ना जी, तो हम इसकी एग्जांपल में लिख लेंगे ऑसिलेशन ऑफ फ्लोर वेयर हैवी मशीनरी इज रनिंग। जहां पर एक हैवी मशीनरी चल रही है उसके जो फ्लोर की जो ऑसिलेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट हम इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। कहता है जिस तरह से आप किसी एक वुडन बोर्ड को, जिसकी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ढोल, जिसको आप हर दफा स्ट्रिंग से या किसी भी हम कहते हैं मिसाल के तौर पर किसी चीज को उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो ऑसिलेट करता है और उसकी ऑसिलेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम ये कहते हैं कि वो भी फोर्स ऑसिलेशन है। साउंडिंग ऑफ ड्रम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब बेटा अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं
कि हमारे पास ये जो पेंडुलम होगा ये जितना मीन पोजीशन से इधर जा रहा है उसी लिहाज से हम कहते हैं कि अदर एक्सट्रीम पोजीशन पर भी जाएगा, और हम ये देख सकते हैं कि ये अपनी इस मीन पॉइंट के गिर्द ऑसिलेशंस को कंटिन्यू करता है। ये हमारा ए, और जो ए प्राइम है ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस है। और बेटा आप देखें, अगर हर दफा आप इस पर फोर्स लगाएंगे, जैसे ही आपके सामने आए आप इस पर फोर्स लगाएंगे, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर आप हर दफा फोर्स लगाएंगे तो हर दफा इसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में बढ़ता नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर पहली दफा आपने फोर्स लगाई, अब इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको आगे करके बना देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जब मेरे अगली फोर्स के लगने की वजह से ये दोबारा अगर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले के मुकाबले में बढ़ चुका है। इस दफा अगर और फोर्स लगाएं, हर दफा जब ये आपके सामने है आप फोर्स लगाएं तो फोर्स ऑसिलेशन की वजह से हम क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज कर देता है। और हम कहते हैं क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती जाती है, और हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता रहेगा। पहले उसका एम्पलीट्यूड इतना था, बाद में इतना हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको स्विंग की दे दी है जो भाई बहन करते हैं। बेटा इसी तरह से हमारे पास एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, और वो डेफिनेशन क्या है कि जो कोई भी फोर्स्ड ऑसिलेशन की वजह से सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है उसे ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम नाम देते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी डेफिनेशन में लिखा है अ सिस्टम undergoing forced oscillation is called driven harmonic oscillator। बेटा ये तो हमारा एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था जो कि डिफरेंशिएशन है किसके दरमियान, फ्री ऑसिलेशन के दरमियान और फोर्स ऑसिलेशन के दरमियान। स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी बेसिकली इसी से ही रिलेट कर रहा है टॉपिक। रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ऑसिलेशंस का जो डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए। रेजोनेंस बेसिकली क्या है, हम ये कहते हैं जब कभी भी कोई चीज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होती है और आप उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप उस पर एक फोर्स लगाएं और उस फोर्स का जो पीरियड है हम कहते हैं कि उस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर दें तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान रेजोनेंस हो जाती है। रेजोनेंस की अगर हम डेफिनेशन लिखें बेटा तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ द फ्रीक्वेंसी of applied force becomes equals to one of the natural frequency अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम में रेजोनेंस डेवलप हो जाती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स बिकम इक्वल टू द वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं उस
टाइम पर हम कहते हैं कि रेजोनेंस हो जाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कोई चीज हम कितनी दफा कर रहे हैं या हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी। हम फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मैं 1 सेकंड में कहता हूं ऑन ऑफ, तो मेरे इन वर्ड्स को कहने की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी दफा है ये उसकी बेसिकली तादाद है। तो जब कभी कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसे वो ऑसिलेट कर रही है। जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर। ऐसे ही है, अगर हम जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, इसी केस में देख ले, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं 2 सेकंड के बाद हर दफा फोर्स अप्लाई करता हूं। 2 सेकंड के बाद अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस टाइम से आप अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 0.5 हर्ट्ज 1/2। 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अगर उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 0.5 हर्ट्ज हो तो हम कहेंगे उनके दरमियान रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस का रिजल्ट क्या है? रेजोनेंस के रिजल्ट में हमेशा जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उनका एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। आइए हम देखते हैं इसको बड़ी डिटेल में एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास किसी भी एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है जो कि 2πL/g², मैं यहां पर भी लिख चुका हूं, इसकी मदद से हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। और हम यहां से ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट सिंपल पेंडुलम का टाइम, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है, 2 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी 1/2.5 और 0.5 फ्रीक्वेंसी अगर है हमारे पास और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी अगर इतनी हो तो उनके दरमियान रेजोनेंस हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपकी बुक पर दी गई है। कहता है एक फिक्स बोर्ड है, उस फिक्स बोर्ड के साथ दो हमने स्ट्रिंग्स अटैच किया S1 और S2। इन दोनों स्ट्रिंग्स S1 और S2 के साथ हमने एक रॉड अटैच कर दिया। हम इस रॉड के साथ 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स, पेयर्स ऑफ पेंडुलम से मुराद क्या है कि A और A' इन दोनों की लेंथ सेम है, B और B' इन दोनों की लेंथ सेम है, C और C' इन दोनों की लेंथ सेम है। तो मैंने 3 डिफरेंट पेयर ऑफ पेंडुलम यहां पर अटैच किए इस रॉड के साथ। अब आप देख सकते हैं ये पेंडुलम सब सारा जो ये तीनों पेयर्स हैं ये एक स्मूथ पोजीशन में है, इनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी एक पेंडुलम को अगर आप एक साइड पर डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। किसकी वजह से? अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब हर पेंडुलम की एक लेंथ है, मतलब A और A' की एक लेंथ है, और वो लेंथ डिफाइन करेगी कि उसका टाइम क्या है और वो टाइम डिफाइन करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हर पेंडुलम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वो उसकी लेंथ पर डिपेंडेंट है। A और A' की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, B और B' की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, C और C' की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चूंकि A और A' की लेंथ सेम है तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अगर मैं सपोज करूं कि A पेंडुलम को साइडवेज डिस्प्लेस कर दूं, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से, और जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इसकी ऑसिलेशन की वजह से जो डिस्टरबेंस होगी वो इस पूरे रॉड में इन स्ट्रिंग्स के जरिए से, और रॉड जो कि ये दोनों स्ट्रिंग्स बेसिकली इस रॉड के साथ अटैच हो, तो इस पूरे रॉड में डिस्टरबेंस या जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी। और जब एनर्जी पूरे रॉड में ट्रांसफर होगी तो हम देख सकते हैं कि वो जो एनर्जी इस रॉड के जरिए से तमाम पेंडुलम्स को पहुंचेगी, यानी कि वो C और C' को भी पहुंचेगी, B और B' को भी पहुंचेगी, A' को भी पहुंचेगी। क्योंकि मैंने डिस्प्लेस सिर्फ A को किया था तो सारे पेंडुलम हिलना शुरू कर देंगे, यानी कि ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। हर एक का कोई ना कोई, हम कहते हैं कि एक एम्पलीट्यूड होगा जिससे वो ऑसिलेट करेगा। लेकिन स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड बाकी के मुकाबले में सबसे ज्यादा होगा। तो A' का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा B' से B, C' से B से B और C से B। वजह क्योंकि A' की जो लेंथ है वो A के बराबर है
और ए की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ए प्राइम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बराबर है। चूंकि हम इस केस में ये कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस हो जाती है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। जब व्हेन रेजोनेंस अकर्स, हम इसका पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि जब रेजोनेंस अकर होती है तो क्या क्या फिनोमेना अपीयर होते हैं। रेजोनेंस जब हो जाती है तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। जब ये ऑसिलेट करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर रेजोनेंस पे होती है और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इंक्रीजेस। जिसके साथ रेजोनेंस होती है या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, आप ये लिख लें, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन या ऑसिलेशन या क्या हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक रिजल्ट है किसका, रेजोनेंस का। अब इस रेजोनेंस की बेशुमार एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनको हम डिफरेंट एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल जो है, जो एडवांटेजेस के लिहाज से है, वो हमारे पास क्या है, ये मोशन ऑफ द स्विंग, जो मैंने अभी आपको बात बता भी दी है, मोशन ऑफ स्विंग। स्टूडेंट ये चूंकि थ्योरेटिकल काम है, इसमें ज्यादा तौर पर समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझा रहा हूं। स्विंग हमने देखा हुआ स्विंग कैसा होता है। अगर मैं स्विंग थोड़ा सा यहाँ पे बना भी दूं तो आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा कि ये हमारे पास कोई भी एक फिक्स सपोर्ट है और इस फिक्स सपोर्ट के साथ हमने ये एक स्विंग अटैच किया हो और हम ये कहते हैं कि इस स्विंग पर कोई भी एक बच्चा जब बैठता है तो चूंकि इसकी एक लेंथ है, ये डिफाइन करेगी कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। और जब वो बच्चा बैठ के इस पर, उसको कोई पीछे से उसका भाई या बहन पुश करता है और छोड़ देता है और हर दफा जब उसके सामने आता है उसको पुश करता है, तो क्या होगा, जो फोर्स वो लगा रहा है हर पुश में, अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है कि वो फोर्स अगर 1 सेकंड में 2 दफा लगा रहा है या 3 दफा लगा रहा है और अगर वो फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या करना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा। तो मोशन ऑफ द स्विंग बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, किसकी, स्विंग की। इसमें रेजोनेंस हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। हम यहां पर बना भी देते हैं कि ये एक कोई भी सपोज बेबी है, ये इस पे खड़ा है और हम ये कहते हैं कि इसने यहां से इसको पकड़ा भी हुआ है, इस विंग को, ये भी सिर्फ एक हमारे पास इंडिकेशन है। अब इस इंडिकेशन में हम ये देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाएगी। दूसरी इसकी एग्जांपल जो है वो है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। आप सब लोगों ने रेडियो देखा होगा, जैसे हमारी कार में जो एक रेडियो होता है, हम अगर कार में आप एक रेडियो को जब ऑन करते हैं तो उसके डिफरेंट चैनल्स होते हैं। हम उन डिफरेंट चैनल्स को बेसिकली किस तरह से नाम देते हैं, क्योंकि हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है, जो बेसिकली एरियल है, जो हमारे रेडियो का एंटीना है, वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहा है। तो हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर, जो कार का जो एक एंटीना है वो स्पेस में मौजूद डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं
कि हमारे पास सपोज 100 मेगाहर्ट्ज, 103 मेगाहर्ट्ज, 104 मेगाहर्ट्ज, ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको बस। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं। आप जिस भी सिटी में हैं, हम ये कहते हैं कि FM 99, FM 96, FM 92, FM 100, 102, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ये सिग्नल्स पहले से मौजूद होते हैं और हर सिग्नल पर कुछ ना कुछ हम कहते हैं कि मॉड्यूलेट हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि इस सिग्नल पर जो स्टेशन हमें ऑपरेट करेगा उस पर किसी भी मैच की हम कहते हैं कोई कमेंट्री लगी हुई है या कोई डॉक्यूमेंट्री हमें बताई जा रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ पर हमारे पास सॉन्ग्स हैं, यहाँ पर हमारे पास नेशनल सॉन्ग्स हैं, सपोज कर लें। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो हम ये कहते हैं कि ये मौजूद है। हम क्या करते हैं, हमारा जो कार का जो एंटीना है, जो कि बेसिकली हमारी कार के अंदर मौजूद रेडियो का एंटीना है जो डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करता है, जब उस हमारे कार के अंदर मौजूद सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है और स्पेस में मौजूद जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये मैच कर जाती हैं तो उनके दरमियान रेजोनेंस हो जाती है। सपोज मैं अपनी गाड़ी के जो सिस्टम पर जो एक फ्रीक्वेंसी सेट करता हूं, सिस्टम ऑफ रेडियो इन अ कार, अगर मैं उसको सेट कर देता हूं सपोज 103 मेगाहर्ट्ज पर, तो मुझे क्या आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी, स्पेस में 103 वाले के साथ एक रेजोनेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं, ये मेरे इख्तियार में, मैं इसको बटन के जरिए से चेंज करूं, नॉब को घुमाकर चेंज करूं, जैसे भी करूं, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएंगी तो इनके दरमियान रेजोनेंस होगी और हमें जो आवाज आएगी, क्या वो डॉक्यूमेंट्री की आएगी या नेशनल सॉन्ग्स की आएगी? नहीं, वो इस सिग्नल पर मौजूद जो भी मॉड्यूलेटेड चीज है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी, वो हमें सॉन्ग सुनाई देना। और अगर आप उसको चेंज कर दें, आप उसे 103 से 104 कर दें, तो आपको ये सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो मतलब हमारी हर चीज में जब रेजोनेंस होती है तो हमें कोई चीज, हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस होता है और वो मैक्सिमम होता है। और जिस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह से हम कहते हैं कि ये जो स्विंग है, इसकी अगर हम रेजोनेंस देखें तो ये कौन सी रेजोनेंस है? ये एक मैकेनिकल रेजोनेंस है, ठीक है ना जी। और रेडियो कार की ये एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें कुकिंग ऑफ द फूड इन द माइक्रोवेव, कुकिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन, वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है देखें, इसमें भी रेजोनेंस कैसे होती है। हमारे पास जो खाना है उसके अंदर फैट और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फैट और वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो वेवलेंथ है वो हमारी बुक पे लिखी भी गई है, वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज। अगर हम ये देखें कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम एक फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ इस तरह से जो हमने सेट की होती है, उसकी रेज हम कहते हैं जब उस खाने के अंदर मौजूद पार्टिकल्स पर पड़ती हैं तो उनके दरमियान रेजोनेंस डेवलप हो जाती है। और रेजोनेंस का रिजल्ट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी
तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो पार्टिकल्स होंगे वो तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हम ये कहते हैं कि उनके उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमारा खाना जो वो बेक होना शुरू हो जाता है, या हम कहते हैं कि वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है, ये रेजोनेंस ही की एग्जांपल है। इसी तरह से हमारी बुक पर एक और भी एग्जांपल दी गई है, मार्चिंग ऑफ कॉलम ऑफ सोल्जर्स। स्टूडेंट बड़ी आसान एग्जांपल है। जब कभी अगर आप किसी नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में गए हों तो दरियाओं के ऊपर या झील के ऊपर उन्होंने जो ब्रिज बनाया होता है, उस ब्रिज को समझना आसान हो जाएगा। हम देखते हैं वो तार के जरिए से, और नीचे हमारे पास प्लैंक्स होते हैं, प्लैंक्स उन्होंने बांधे होते हैं और लोग उनके ऊपर चल के जा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि उसकी लेंथ के लिहाज से उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई भी शख्स उसके ऊपर वॉक करता है तो वॉक करने का मतलब वो अपने एक फुट को उठाएगा, प्लेस करेगा, उठाएगा, दूसरे को प्लेस करेगा, और इस तरह से जब वो प्लेस करता जा रहा होगा तो हर दफा एक तरह की वो उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। और अगर हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस का रिजल्ट हमें पता है गेन एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड सिस्टम का बढ़ जाता है। जब सोल्जर्स का एक पूरा कॉलम दस्ता मार्च करता है तो आपने सोल्जर्स को देखा होगा, उनकी रिदमिक मार्च ऐसी होती है कि वो सारे एक ही टाइम पर अपना एक फुट जमीन पर या किसी भी जगह पर मारते हैं और दूसरे को उठा लेते हैं। उनके दरमियान एक बहुत रेगुलरिटी होती है या सिमेट्री होती है, वो जो रिदम होती है, कहता है उस रिदम की वजह से जो बनने वाली हमारे पास नेट फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और नेट फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकती है। और रेजोनेंस की वजह से वही जो हमारे पास ब्रिज होगा, जो कि हमने रस्सियों से या तारों से या प्लैंक्स की मदद से बनाया होता है, वो ऑसिलेट करेगा, और उसकी ऑसिलेशन इतनी हद तक ड्रास्टिकली हम कहते हैं कि वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए सोल्जर्स को यह बात एडवाइस की जाती है कि वो जब इस तरह किसी पोजीशन पर जा रहे हो तो अपने फुट स्टेप्स को ब्रेक कर लें, ताकि जब वो अपने फुट स्टेप्स को ब्रेक कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके दरमियान रेगुलरिटी या जो रिदम होगा वो खत्म हो जाएगा, और नेट फोर्स डेफिनेटली हम कहते हैं कम हो जाएगी। उस वक्त चांसेस आर लेस फॉर द रेजोनेंस। तो ये मार्चिंग ऑफ द सोल्जर भी हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, जो कहां की एग्जांपल है, रेजोनेंस की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, और ये आपकी बुक में लिखी हुई है। स्विंग की, कुकिंग ऑफ द फूड इन द माइक्रोवेव ओवन की, ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो की, या हमारे पास मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स की, कॉलम ऑफ द सोल्जर्स की। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुका हो गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।